एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज शूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राइट्स और ड्यूटीज क्या है श्योरिटी की, और कैसे डिस्चार्ज होगी ड्यूटीज श्योरिटी की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जाके देखेंगे, अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे, कि कौन श्योरिटी होता है और कैसे श्योरिटी आया। जैसे कि श्योरिटी कहाँ से आता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से, जिसमें 3 पार्टीज होती है, इसीलिए हम इसको ट्राई पार्टी भी कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, श्योरिटी होता है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करें कि कैसे राइट्स जो होगी ना वो डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज का यहाँ मतलब यहाँ पे ये है कि जो राइट्स है वो अपने ड्यूटी से फ्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे अपने ड्यूटी से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको फंक्शन नहीं करना होगा, इसी का मतलब है राइट्स डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ठीक है, कैसे? तो अगर देखें तो सेक्शन 131 बात करता है रिवोकेशन ऑफ डेथ ऑफ ए श्योरिटी। ठीक है, a death of a surety automatically revokes a continuing guarantee for the future transaction unless the contract say otherwise। ये कह रहा है कि रिवोकेट कैसे, रिवोकेशन हो जाएगा डेथ ऑफ ए श्योरिटी की, जब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए और बी है। ठीक है, ए बी और सी है। ठीक है, ए जो है, ए क्या है? पीडी प्रिंसिपल डेटर, सी इज क्रेडिटर एंड बी इज अ श्योरिटी। ए ने इससे पैसा लिया सी से, क्रेडिटर से। बी ने एज अ श्योरिटी वर्क किया कि मैं श्योरिटी, अगर ए नहीं पेमेंट कर देता तो मैं पे करूंगा। बट अगर बी मर जाता है तो श्योरिटी का जो राइट है वो डिस्चार्ज, श्योरिटी का जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा, वो अपने चीजों से, उसका जो काम है वो हट जाएगा। तो death of a surety automatically revokes at the continuing guarantee for the future transaction unless the contract say otherwise। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नहीं, अगर श्योरिटी के मरने के बाद उनके जो बेटे हैं या उनके हेयर्स हैं वो करेंगे, तो नहीं तो श्योरिटी की लाइबिलिटी हट जाएगी। श्योरिटी विल नॉट पे द अमाउंट, क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 132, लाइबिलिटी ऑफ टू श्योरिटीज नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर when the two person give a separate guarantee for a same debt and one guarantee is invalid, other is still valid। इसका मतलब समझिए, ए है, बी और सी। ठीक है, ए जो है ना वो पीडी है और सी क्या है? क्रेडिटर है, जिससे पैसा, और यहाँ पे सी भी है। ठीक है, ये दोनों श्योरिटी है सी के लिए। ठीक है, बी ने डी मान लीजिए, मैं यहाँ समझ, ए है, बी और सी, और बी और डी क्या है यहाँ पे? श्योरिटी, और ए क्या है? प्रिंसिपल डेटर, जो पैसा लिया है किससे? सी से लिया है, क्रेडिटर से। तो मान लीजिए कि एक और सेम डेप्थ के लिए, सेम डेप्थ मतलब सेम डेप्थ, अगर कोई ए क्या है कि इफ लाइबिलिटी ऑफ टू श्योरिटी नॉट इफेक्टेड बाय ईच अदर, एक का जो वो है ना श्योरिटी है वो इनवैलिड के लिए है। तो ठीक है, वैलिड के लिए है कि वैलिड उसके लिए है, किसके लिए? अमाउंट जो भी दिया है ए को, उसके लिए वैलिड श्योरिटी है वो। ठीक है, और डी का जो है ना इनवैलिड श्योरिटी है, मतलब कि वो इनवैलिड मतलब समझिए इलीगली वर्किंग है, कि के लिए श्योरिटी सेम डेप्थ के लिए। ठीक है, तो एक जो इनवैलिड है इसको तो हटा दीजिए, इसका इनवैलिड है, तो बी की जो श्योरिटी है ना इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तब भी इसको देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि इसकी जो रिवॉक हो जाएगी। अगर एक दो श्योरिटी है एक कॉन्ट्रैक्ट में, और एक श्योरिटी जो वैलिड श्योरिटी है और दूसरा जो इनवैलिड श्योरिटी, मान लीजिए कोई इलीगल पर्पस के लिए वो श्योरिटी बना है। ठीक है, सेम डेप्थ के लिए। ठीक है, सेम डेप्थ है, डेप्थ जो है वो सेम है, मतलब सी जो क्रेडिटर है वहां पे वो पैसा जो दिया है उसके लिए दोनों लाइबिलिटी है। लेकिन जो इनवैलिड वाला श्योरिटी है ना, वन जो है गारंटी इज इनवैलिड। इनवैलिड मतलब वो जो झूठा कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई दूसरे तरीके से उसको प्रॉमिस कर रहा है, तो वो इनवैलिड होगा। बट जो बी वाला है, दो श्योरिटी है, तो बी वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी इज स्टिल श्योरिटी, उसको पैसा देना पड़ेगा। भले दो श्योरिटी है पर एक श्योरिटी जो है इनवैलिड है, मान लीजिए कि वो फेक प्रॉमिस किया, वो नहीं दे सकता, तो बी वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी ने डी ने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूँ, ऐसा नहीं होगा। बी वाला जो इक्वली लाइबल होगा, और इक्वली नहीं, उसको देना पड़ेगा, वो उस पे उसकी श्योरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि दो श्योरिटी है एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक ही प्रिंसिपल डेटर है, और सेम डेप्थ के लिए उससे प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से पैसा लिया, बट दो श्योरिटी को बनाए
कि आप मेरे फेल होने पे ये दोनों पे कर देंगे, बी और डी। बट एक श्योरिटी जो है वो सही है, वैलिड है, और दूसरा वाला जो इनवैलिड है, मान लीजिए वो फेक है इंसान, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उससे ही मतलब नहीं है। बी वाला जो है लाइबल है, और उसके पे उसके ना रहने से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो डी है ना, मान लीजिए कि इनवैलिड हो, तो बी बी फिर भी वैलिड होगा, और उससे इसके ना रहने से उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ए के डिफॉल्ट होने के बाद भी बी को ही पे करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है। उसके बाद आते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटीज की राइट्स और ड्यूटीज क्या है? श्योरिटी राइट्स ऑफ सेब्रोगेशन। सेब्रोगेशन का मतलब ये होता है स्टेप इनटू अनदर शूज। स्टेप इनटू अनदर शूज, इसका मतलब क्या है कि श्योरिटी राइट सेब्रोगेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, बी है और सी। ए ने पैसा लिया, ठीक है, किससे? सी से, ठीक है, सी ने से। बी एज ए श्योरिटी है, ठीक है, श्योरिटी है, ठीक है, बी श्योरिटी है। हुआ क्या कि ए की श्योरिटी ने क्या करता है कि ए के डिफॉल्ट देने पे वो पेमेंट करेगा, किसको? सी को करेगा, ठीक है। सी ने बी ने क्या किया कि इसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। लेना तो चाहिए था इससे पैसा, सी ने ए से पैसा लिया है, तो सी ने पैसा ए ने सी से पैसा लिया है, बट बी ने उसको पे कर दिया। बी के पे करने के बाद जो क्या कहते हैं सी है, वो तो चला गया, उसको पैसा मिल गया, बट बी क्या करेगा ना, उसके स्टेप पे आ जाएगा। अब सी की तरफ वो वर्क करेगा कि मेरा पैसा वापस करो, क्योंकि उसने तो पैसा दिया उसको, तो उसके पास राइट है सब्रोगेशन का। दिया उसने किसी और को, बट उसने क्या किया, किसी दूसरे ने पैसा पे कर दिया, तो बाद में तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे राइट टू सेब्रोगेशन, स्टेप इनटू अनदर शूज। मान लीजिए कि मैं हूं, मेरी बहन है और मेरे भाई है। ए ने पैसा लिया, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मेरा ब्रदर है और यहाँ पे मेरी सिस्टर, आई मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने पैसा लिया ब्रदर से, दीदी ने क्या किया, उसको पेमेंट कर दिया, ब्रदर को कर दिया, तो बी को तो पैसा आई से लेना चाहिए था, बट उसने क्या किया कि मैंने उसको दे दिया, ठीक है। उसने उसको क्या किया कि दीदी ने मेरी दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आई, जो आई है जिसने मेरे मतलब कि जो मैं हूं, तो दीदी क्या करेगी ना, अब भाई की तरह वर्क करेगी कि मेरा पैसा वापस करो। ये कॉन्सेप्ट यही है कि स्टेप इनटू अनदर शूज। हम किसी और को पैसा दिए, ठीक है, और वो उसकी तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है और श्योरिटी है। प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से पैसा लिया, 5,000 10,000 जो भी लिया। श्योरिटी ने उसको श्योरिटी दिया कि अगर ये पे नहीं कर पाता प्रिंसिपल डेटर, तो आई विल पे। तो श्योरिटी ने क्या किया, उसको पैसा दे दिया क्रेडिटर को, ठीक है, उसने पैसा दे दिया, तो वो तो फ्री हो गया, क्रेडिटर को पैसा मिल गया। बट अब श्योरिटी क्या करेगा, सी की तरफ वर्क करेगा कि मेरा पैसा वापस करो, किससे? प्रिंसिपल डेटर को। स्टेप इनटू अनदर शूज। देखिए क्रेडिटर का तो वर्क था ना कि जाके उसे प्रिंसिपल डेटर से पैसा, पर क्रेडिटर को तो पैसा मिल गया श्योरिटी से, तो श्योरिटी क्रेडिटर जो है उसकी तरफ वर्क कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट है सब्रुगेशन का, ठीक है। अब हम उस पे आते हैं, राइट्स ऑफ श्योरिटी आपका ये हो गया क्या। उसके बाद क्या है, अब 41 क्या बात करता है। 40 तो ये हो गया आपका राइट टू सब्रोगेशन। अब 41 क्या बात करता है, तो इसका क्या मतलब है कि श्योरिटी राइट्स बेनिफिट क्रेडिटर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है, इफ द क्रेडिटर हैज एनी सिक्योरिटी कोलेटरल फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी कैन यूज आफ्टर पेइंग द डेट। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है, श्योरिटी है और क्रेडिटर है। प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से पैसा लिया और बी एस को यहाँ पे श्योरिटी बनाया, ठीक है। और बट पीडी ने क्या किया, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया एज ए श्योरिटी ऑल्सो, कि अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो आप उसको यूज करना, ठीक है। एक उनने गिरवी रख दी, तो जब श्योरिटी उसको पे कर दिया सी को, तो उसके पास सेम राइट आ गया एस के पास कि वो उस प्रॉपर्टी को, जो कोलेटरल दिया है या प्रॉपर्टी दिया है या नेकलेस दिया, उसको वो यूज कर सकता है आफ्टर पेइंग द डेट, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि सब्रोगेशन का मतलब यही होता है ना, स्टेप इनटू अनदर सूट। जो सी के पास राइट होता है कि उस प्रॉपर्टी को यूज करे, वो क्या करे, एस को यूज करेगा, क्योंकि एस ने उसको पेमेंट कर दिया, उसका डेप्थ पूरा कर दिया। तो क्या हुआ कि इफ यही कह रहा है श्योरिटी राइट टू बेनिफिट द क्रेडिटर सिक्योरिटीज। क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटीज है, किसकी? प्रिंसिपल डेटर की,
वो अब एस यूज कर सकता है, क्योंकि एस एज ए श्योरिटी है वहां पे और एस ने उसको पेमेंट दे दिया है, उसका डेप्थ पूरा कर दिया। ठीक है, अब आता है सेक्शन 142, इनवैलिड गारंटी बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ए गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए क्रेडिटर इज इनवैलिड। अगर कोई भी गारंटी ऑब्टेंड की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन से तो क्या हो गई, इनवैलिड होगी, इनवैलिड होगी, इनवैलिड माना जाएगा उसको। ठीक है, इनवैलिड गारंटर। उसके बाद आता है सेक्शन 143, इनवैलिडिटी गारंटी बाय कंसीलमेंट। Guarantee obtained by a concealing the material facts from the surety is invalid. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कंसीलिंग अ मटेरियल फैक्ट, इसका मतलब ये है, ये फ्रॉड के डेफिनेशन में एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कंसीलिंग द मटेरियल फैक्ट, ये फ्रॉड। फ्रॉड आपका कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 17 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर मान लीजिए कि इस केस में कोई श्योरिटी है बट श्योरिटी को यही नहीं पता है कि किस लिए प्रिंसिपल डेटर पैसा लिया है, मान लीजिए किसी इनवैलिड के लिए पैसा लिया है, ठीक है, उसको मटेरियल फैक्ट ही छुपा दिया गया है। तो अगर कोई भी चीज मटेरियल फैक्ट छुपाया है तो श्योरिटी क्यों पे करेगा, श्योरिटी को पता ही नहीं है तो वो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि आपने मटेरियल फैक्ट को कंसील कर लीजिए। मान लीजिए कोई ड्रग्स का सप्लाई करने के लिए, ड्रग्स के लिए वो पैसा वो लिया है, ठीक है, या उसने ड्रग्स सप्लाई क्या कहते ड्रग्स सप्लाई की है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इन मटेरियली फैक्ट को अगर आप छुपा दिए सब्जेक्ट मैटर को तो श्योरिटी को पता ही नहीं, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। श्योरिटी कैन क्लेम दिस कि आई विल नॉट नो द व्हाट इज द मटेरियल फैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मुझे मटेरियल फैक्ट ही नहीं पता है, तो श्योरिटी जो है रिवोक कर लेगा अपनी, क्योंकि उसको जरूरी है जानना कि किस लिए प्रिंसिपल डेटर पैसा ले, तभी तो वो श्योरिटी लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है गारंटी कंडीशन फॉर को सिक्योरिटी ज्वाइनिंग। If a guarantee is made by the condition that another person will join as a co-surety and that person doesn't join, the guarantee is invalid. तो सेक्शन 144 क्या बात कर रहा है, गारंटी कंडीशन ऑन को सिक्योरिटी ज्वाइन। मान लीजिए कि कोई गारंटी दे रहा है कि मैं तभी गारंटी बनूंगा जब ये दूसरा भी गारंटी बनेगा, अगर वो नहीं ज्वाइन होता है उस गारंटी के लिए तो वो गारंटी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। अब चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि ये नीतू है, प्रीति है और ये नीति है। नीतू प्रीति नीतू जो है क्या किया, उसने नीति से उधार लिया, तो क्या हुई, ये प्रिंसिपल डेटर और ये क्या हुई, क्रेडिटर। और प्रीति जो है ना श्योरिटी, बट वो श्योरिटी तभी बनेगी जब आकांक्षा जो है वो भी श्योरिटी बनेगी, वो तभी श्योरिटी बनेगी इस पेमेंट के लिए। तो अगर आकांक्षा नहीं बनी तो ये जो श्योरिटी है ना वो इनवैलिड हो जाएगा, ये गारंटी, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैं तभी श्योरिटी बनूंगी जब उसको जो वो भी बनेगी, बट उसने ज्वाइन ही नहीं किया तो क्या हो जाएगी, गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। अगर वो ज्वाइन कर लेती है तो वो वैलिड हो जाएगा, वो गारंटी वैलिड हो जाएगा, बट अगर वो नहीं ज्वाइन की तो इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए कह रहे गारंटी कंडीशन ऑन को सिक्योरिटी ज्वाइनिंग, तभी कंडीशनल है, ये कंडीशनल है कि अगर वो ज्वाइन की देन आई विल बिकम अ श्योरिटी। ठीक है, तो अगर वो नहीं ज्वाइन करेगी तो वो इनवैलिड गारंटी हो जाएगी, अगर वो ज्वाइन कर लेगी तो वैलिड गारंटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या राइट्स है, सेक्शन 45 बोलता है श्योरिटी राइट्स टू इंडेमनिफाई। The surety has a right to be indemnified, compensated by the principal debtor for the lawful payment made under the guarantee। Indemnified ही तो है, एक दूसरे को बचा रहा है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे मान लीजिए कि पीडी है, एस है और क्रिया है। पीडी ने क्या किया, इससे पैसा लिया और एस जो है श्योरिटी बना। ठीक है, तो पीडी का जो पैसा है वो एस दे रहा है, तो ये इंडेमनीफाई तो कह रहा है उसको बचा ही रहता है। श्योरिटी की राइट है कि वो राइट क्या है, इंडेमनिटी का है कि वो इंडेमनीफाइड करे, कंपनसेटेड बाय द प्रिंसिपल डेटर फॉर द लॉफुल पेमेंट्स मेड अंडर द गारंटी। तो वो उसको क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि एस जो है श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को पैसा दे दिया, क्रेडिटर को पैसा दे दिया, अब पीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की वो श्योरिटी को पे करे, लॉफुल पेमेंट दे, इंडेमनीफाई करे, क्योंकि उसका लॉस वो बियर किया है तो वो इंडेमनीफाई करेगा। और किसका राइट है, श्योरिटी की राइट है कि वो जो है राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द प्रिंसिपल डेटर फॉर द लॉफुल पेमेंट, जितना भी वो लॉफुल पेमेंट दिया है किसको,
क्रेडिटर को, उसके लिए वो लाइबल है कि उसको प्रिंसिपल डेटर पे करे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डेटर ने क्या क्या किया कि पैसा लिया किसी क्रेडिटर से 5,000 रुपए, श्योरिटी ने उसको पे कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो एज ए श्योरिटी है। तो अब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी बनती है क्योंकि प्रिंसिपल डेटर को वापस श्योरिटी को पैसा वापस करे, तो वो इंडेमनिफाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है को श्योरिटी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। को श्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो ये जानते हैं को श्योरिटी। को श्योरिटीज का ये मतलब होता है मोर देन वन श्योरिटी, मोर देन वन श्योरिटी, ठीक है, सेम डेप्थ के लिए। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक है, ये क्या है, श्योरिटी है तीनों, इसके पैसे के लिए 5 लाख के लिए। अगर ये फेल हो जाता है पैसा देने में तो बी डी ई जो है होंगे वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इक्वल लाइबिलिटी अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ये तीनों जो होंगे इक्वली लाइबल होंगे 5 लाख रुपए के लिए। अगर ए नहीं फुलफिल कर पाता है, ए उसका सी को पैसा नहीं देता है, तो व्हेन मल्टीपल श्योरिटी एग्जिस्ट दे आर शेयर इक्वल लाइबिलिटी अनलेस, वो तीनों के इक्वल लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 127, को श्योरिटी लाइबिलिटी इन अ डिफरेंट अमाउंट। डिफरेंट अमाउंट भी हो सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 5 लाख रुपए लिया है, तो हो सकता है कि 3 लाख ये दे, ठीक है, 1 लाख ये दे, 1 लाख ये दे, ठीक है। तो कितना हुआ, 3 लाख, 5 लाख को 3 लाख कैसे, 3 लाख ए ने दे, बी दे रहा है, 1 लाख डी दे रहा है, 1 लाख ई दे, तो उसका क्या हुआ, 5 लाख हो गया, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं को श्योरिटी लाइबिलिटी इन डिफरेंट अमाउंट। हो सकता है कि जो को श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में हो, क्यों, क्योंकि उसको क्रेडिटर को पे करना है। तो ये जो है आपका क्या है, को श्योरिटीज हैव अग्रीड टू बी लाइबल फॉर अ डिफरेंट अमाउंट, दे कंट्रीब्यूट अप टू देयर मैक्सिमम लाइबिलिटी। उनकी लाइबिलिटी है कि वो पे करे किसको, क्रेडिटर को, और हो सकता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट लाइबिलिटी भी हो। जैसे मैंने बताया कि 5 लाख क्रेडिटर से उधार लिया है, तो 3 लाख एक बी की होगी, डी की जो होगी वो 1 लाख होगी, ई की होगी वो 1 लाख होगी। तो कोर जो लाइबिलिटी है ना वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।